चले इस पार्ट में देखो, ये जो सवाल है, ये सवाल आपका अथवा वाला सवाल है, आपका 46 का अथवा वाला सवाल है, जो कि सेट नंबर 2 मैथ का है। तो चलिए आज ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, इसको पूरा का पूरा कटिंग करके लेके चलते हैं। देखिए ये रहा। तो ये कैसे बना है उसको चलिए जानते हैं। देखिए 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे और इसे 5:8 5:8 में विभाजित करें। दोनों भागों को मापें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दोनों भाग को मापना है। किस किस भाग को, इस भाग को और इस भाग को। कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं एक बार, शुरू से बना के देखते हैं एक बार, ठीक है, किस प्रकार से बनाना है। खाली क्वेश्चन को लेके चलते हैं तब जाकर सही होगा। चलिए ये रहा। सबसे पहली बात सवाल में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है, ध्यान दीजिएगा, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा, अच्छा सुनिएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, बढ़िया से देखना और समझना, ठीक है। चलिए तो ये रहा। अब इसमें क्या करेंगे, 7.6 मतलब कहां से कहां तक लेना है आपको, देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा से देखिए, अच्छा समझिए और जानिए अच्छा से, ठीक है। तो आपको जो है ना जीरो से चालू करना है खींचना। कहां से चालू करना है, जीरो से, ठीक है। तो जीरो से इस प्रकार से खींचना है, क्या 7 तक पहले खींचेंगे। कहां तक खींचेंगे, 7 तक। फिर 7.6 है ना, तो 6 है तो क्या करेंगे, एक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है, 7.6 मतलब यहां तक होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हो गया काम। उसके बाद अब इसमें क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले इतना खींच लिए, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक लकीर खींच लिए। और उसके बाद क्या करना है, हम लोग को एक कोण के माध्यम से इधर साइड भी और इधर साइड भी दोनों तरफ क्या करना है, लकीर खींचना है। देखिए कैसे लकीर खींचते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक प्रकार से क्या करना है, इस प्रकार से काटना है। काटने के बाद खींचना है लकीर, लेकिन यहाँ पे उस प्रकार का सुविधा नहीं है, इस कारण से इसी प्रकार से खींच लेते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, आप चाहेंगे तो ऐसे भी खींच के आप मिला सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे ऐसे लकीर खींच दिए, और ऊपर में भी यहाँ पे जितना कोण बन रहा है ना, उतना ही कोण बना के एक ऊपर में भी लकीर खींचने की कोशिश कीजिए, इस प्रकार से। बात समझ में आ रहा है, चलिए इतना हो गया। यहाँ जितना कोण बन रहा है, आप यहाँ भी उतना ही कोण बना के क्या कीजिए, इस लकीर को खींचिए। उसके बाद लकीर खींचने के बाद आपको क्या करना है, लकीर खींचने के बाद आपको जो है ना, लकीर खींचने के बाद क्या करना है, बराबर बराबर दूरी में क्या करना है, आपको काटना है। क्या करना है, बराबर बराबर दूरी में काटना है। तो बराबर बराबर दूरी में थोड़ा काटिएगा, अगर बराबर बराबर दूरी में नहीं काटेंगे ना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिए, बात को ध्यान दीजिएगा। बराबर बराबर दूरी में काटना होगा, और बाकी बात बराबर बराबर दूरी में काटने के बाद ही आगे का काम चालू होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए, हाँ, तो बराबर बराबर दूरी में काटेंगे। देखिए 1 2 3, पहले कितना है 5, तो 5 काटेंगे, 1 2 3 4। आप स्केल में करिएगा, 1 2 3 4 5, क्या है 5, ठीक है। इसको ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए। तो ये क्या हो जाएगा, A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। इसको बी लिख दिए, तो आप इसको क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे जितना जितना करके काटे हैं ना, उतना ही एक बार काटने के बाद ना आप क्या कीजिएगा, चांद से, मतलब आपका क्या बोलते हैं, प्रकाल से काटिएगा ये सब, ठीक है। तो एक बार काटने के बाद वो प्रकाल को हिलाना नहीं है, और इधर साइड भी उसे ही काटना है, सेम टू सेम। जितना चौड़ा यहाँ पे है ना, उतने चौड़ा से इधर भी काटना है। देखिए इधर कितना तो काटना है, शुरू में कितना है 5, इसलिए हम ऊपर वाला में 5 काटे, और पीछे वाला में कितना है 8, इसलिए नीचे वाला में कितना काटेंगे 8। 1 2 3 4 5
6 7, ये रहा 8। दिख रहा है? सेम सेम दूरी में काटने की कोशिश किए, काटे हैं भी सेम सेम दूरी में। ये बी है ना, तो यहां लिखेंगे B1 B2 B3, ये B4 B5 B6 B7, ये B8। बात समझ में आ रहा है? आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, अनुपात किसका किसका है? 5 और 8 का। किसका किसका अनुपात है जी? 5 और 8 का। तो 5 और 8 को मिला देंगे। आप क्या करेंगे? 5 और 8 को मिला देंगे। देखिए, 5 से 8 को क्या कर देंगे? डायरेक्ट केंद्र से स्केल को इस्तेमाल करके 5 और 8 को क्या कर देंगे? मिला देंगे। देखिए, ठीक है? लीजिएगा, इसमें मिल नहीं रहा है क्या? चलिए, तो देखिए, ठीक से फिर से खींचते, थोड़ा मोटा लेकर खींचते हैं क्योंकि मिल नहीं रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे थोड़ा लकीर को ही ठीक करते हैं क्योंकि नहीं मिल रहा है, तो फिर अब मिलाना तो पड़ेगा ना। चलिए, ये रहा, मिल गया। तो ये है B8। तो आप नाप के देखते हैं कि कितना कितना आया। ठीक है, तो आप देखिए, नापते हैं। चलिए, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना निकला जी? आप नापना है, आप ही को काट के नापना है। ठीक है, तो हाँ, कितना में कटा? देखिए, तो इधर का जो लंबाई आ रहा है कितना? देखिए, 2 है। हाँ, 2 के बाद कितना हुआ? 2 के बाद कितना? 1 2 3, थोड़ा सा, 2, देखिए 2 है। हाँ, तो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2.8 आया। कितना आया? 2.8, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर के बाद जो इधर लिखेंगे, ये गिनेंगे ना, ये छोटा छोटा वाला सबको, छोटा वाला सब गिनेंगे, उस सबको क्या करेंगे? दशमलव के बाद लिखेंगे। समझ में आ रहा है? और इधर का लंबाई कितना आया उसको चेक करते हैं। चलिए, इधर का लंबाई कितना आता है? इधर का लंबाई आया, आपको इधर एक ठू लंबाई निकालना है। समझ में आ रहा है? एक ठू लंबाई निकालना है। और एक ठू लंबाई कैसे मिलेगा आपको हम बता रहे हैं। एक ठू लंबाई निकाले और एक ठू लंबाई कैसे मिलेगा? ये पूरा का लंबाई कितना है? पूरा का लंबाई है, पूरा का लंबाई है 7.6। किससे है जी? 7.6। तो छोटा वाला को नाप लीजिएगा। हाँ, आप छोटा वाला को नाप लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है? ये जो पूरा लंबाई है, पूरा लंबाई से क्या कर देना है? छोटा वाला को नापने के बाद पूरा लंबाई से क्या कर देना है? घटा देना है। किसको? छोटा वाला जो नापे है ना उसको। 6 है ना यहाँ पे। चलिए, बात समझ में आ रहा है? ये पूरा लंबाई से क्या करना है? ये छोटा वाला को जो नापे ना, एक ठू नापना है आपको, खाली छोटा वाला को। छोटा वाला जो नापे हैं उसको क्या कर देना है? पूरा लंबाई से घटा देना है। घटाने के बाद क्या मिलता है? देखिए, तो घटाने से कितना होगा? 6 में 8 घटेगा? नहीं घटेगा तो एक उधार आएगा, तो कितना बचेगा? 16। 16 में 8 घटाएंगे, कितना बचा? 8। इधर 6 बचा है, 6 में 4 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 4। दशमलव सीधा में दशमलव। तो इधर का जो लंबाई आ गया वो कितना आ गया हम लोग का? 4.8 सेंटीमीटर। तो इसका नाम दे देंगे, मानते हैं इसका नाम दे देते हैं ओ। क्या नाम दे देते हैं? ओ। तो इसमें देखिए, देखेंगे, अतः, अतः लिख दीजिए अतः, और एओ। एओ मतलब ये जो एओ है ना, दिख रहा है आपको? एओ, एओ का लंबाई कितना आया? 2.8 सेंटीमीटर। और देखिए, ये है क्या? ओबी। क्या नाम है? ओबी। ओबी का कितना आया? ओबी बोलिए चाहे बीओ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना है? 4.8 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से कितना आएगा? 7.6 सेंटीमीटर। इसको कभी भूल से मत नापिए। ठीक है, खाली बस इसको नाप के आपको क्या कर देना है? इस प्रकार से घटा देना है। पूरा कुल जो लंबाई, टोटल लंबाई जो रहेगा ना, कुल लंबाई, उससे क्या कर देना है? छोटा वाला जो निकाले रहेंगे नाप के, उसको क्या कर देना है? घटा देना है। घटा देने के बाद जितना भी आएगा वो इसका लंबाई होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे देखेंगे। सुनना गया, इस प्रकार से हम लोग को क्या करना है? बनाना है। चले, ठीक है। चलो, समझ में आ रहा है? तो अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर
अगला, ठीक है, ध्यान देना। तो ये रहा अगला सवाल, बात को सुनो, ध्यान दो, ध्यान सुनना ये सवाल। चले, ये सवाल रहा, और ये सवाल से इसका चित्र कौन सा बनाएंगे, चित्र यहाँ पे है जो, उसी को बना लेते हैं। ये रहा चित्र, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये चित्र ये रहा, ये रहा, ठीक है। चलिए आप क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये चित्र को बनाना है आप लोग को हल। सबसे पहली बात देखते हैं पढ़ के क्या लिखा हुआ है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग कौन सा है, ये वाला जो है ना, छायांकित भाग है। कौन सा भाग है, छायांकित भाग है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे देख लीजिएगा। तो यदि केंद्र O वाले दोनों साकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तथा कोण AOC कितना है, AOC कितना है, 40 डिग्री है। बात को सुनिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, AOC मतलब A से कहा गया O से कहा गया C, यानी ये कोण कितना दिया है, 40 डिग्री। कितना दिया है, 40 डिग्री। तो हम लोग को एक चीज और दिया है, क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर किसका त्रिज्या है, ये छोटा वाला जो दिख रहा है, छोटा वाला वृत्त, ये छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का लंबाई कितना है, यहां से यहां तक का लंबाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और बड़ा वाला जो वृत्त है उसका जो त्रिज्या है वो कितना है, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 14 सेंटीमीटर। बात समझ आ रहा है। चलिए आप एक काम कीजिए, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिए, ठीक है। यहां पे साकेंद्रीय वृत्त बोल रहा है, मतलब क्या, साकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि वैसा वृत्त जो केंद्र एक ही होता है लेकिन उसके बाहर में 2 वृत्त बने रहता है, तो उसको बोलते हैं साकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलते हैं, साकेंद्रीय वृत्त। देखिए ये वाला वृत्त के लिए भी केंद्र कौन सा है, यही वाला है, और ये वाला वृत्त के लिए भी केंद्र कौन सा है, यही वाला है। दोनों के लिए है कि नहीं, दोनों के लिए केंद्र काम कर रहा है कि नहीं, ये वाला कर रहा है ना। तो देखिए वैसा केंद्र जो 2 वृत्त के लिए काम करता है, केंद्र का काम, तो उस प्रकार का जो वृत्त बने रहता है उस प्रकार वृत्त को क्या बोलते हैं, साकेंद्रीय वृत्त। एक ही केंद्र है लेकिन वृत्त क्या है, 2 ठो है। कितना ठो है, 2 ठो। तो इस प्रकार का वृत्त को क्या बोलते हैं, इस प्रकार का वृत्त को बोलते हैं साकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलते हैं, साकेंद्रीय वृत्त। पसंद आ रहा है, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, आप क्या क्या दिया है उसको देखते हैं, लिख देते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए R1 कितना दिया है, R1 यानी छोटा वाला जो वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। और बड़ा वाला को क्या बोलेंगे, R2 कितना दिया है जी, 14 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है। छोटा वाला वृत्त का जो त्रिज्या दिया है, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 7 सेंटीमीटर। और बड़ा वाला का त्रिज्या जो दिया है कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो छोटा वाला का त्रिज्या को R1 दिखा रहे हैं और बड़ा वाला को क्या दिखा रहे हैं, R2। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। और क्या दिया है, कोण AOC बराबर कितना दिया है, 40 डिग्री। सीधा खड़ा हुई, ध्यान दीजिएगा। चले आगे देखिए, हम लोग क्या निकालना है, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसके लिए सूत्र है, देखिए यहां पे, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे बढ़िया से देखिएगा। यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपको जगह दिख रहा है, ये वाला जगह, इसका क्षेत्रफल निकालना है। यही रंगीन भाग है, ठीक है ना। तो इस रंगीन भाग का ही क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए ध्यान कैसे करके करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए AOC त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। पहली बात तो AOC कहां पे है, देखो A से कहा गया, A से गया O से कहा गया C। सबसे पहली बात त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्या खंड कौन सा है, आपको देखिए ये वाला त्रिज्या खंड है, दिख रहा है, ये वाला, इसका पूरा क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है।
इसका क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल से हम लोग माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, ओबीडी, क्या माइनस कर देंगे जी, ओबीडी। ओबीडी कहां पे है, ओ से कहां गया बी, बी से कहां गया डी। अच्छा इसको माइनस कर देंगे, माइनस मतलब हटा देंगे, तो क्या होगा, ये पूरा इतना बड़ा आपको मानते हैं जगह मिला था, इस जगह में से ये काला वाला जो भाग कर दिए उसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये हरा वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, नहीं समझ में आया। देखिए ये पूरा का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे, ये पूरा का, ठीक है, ये पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उस पूरा का क्षेत्रफल में से ये वाला भाग को क्या कर देंगे, ये वाला भाग को हटा देंगे, दिख रहा है ना काला भाग, तो काला भाग को क्या कर देंगे, ये काला भाग को हटा देंगे, तो हटा देने से क्या बचेगा, यही तो बचेगा। समझा कि नहीं समझा, समझ गए ना। तो ये वाला भाग को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बचेगा, ये हरा वाला भाग बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए करते हैं वैसे ही काम। देखिए ध्यान दीजिएगा अच्छा से देखिए, थोड़ा सा इसमें अलग फॉर्मूला लिखाएगा, ये फॉर्मूला काम नहीं देगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो अब दिख रहा है आपको एओसी, एओसी क्या है, ए से गया कहां ओ से गया कहां सी, एओसी भी क्या है, त्रिज्याखंड है, क्या है, त्रिज्याखंड। बात दिख रहा है ध्यान में, ध्यान सुनिए, ध्यान दीजिएगा। जब भी इस प्रकार से कोई वृत्त में आप इस प्रकार से बनाते हैं त्रिभुज, तो इस प्रकार का त्रिभुज क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड, क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। तो देखिए ये जो बड़ा वाला जो है ना, ये वाला, ये किसके लिए त्रिज्याखंड है, ये बड़ा वाला जो वृत्त है इसके लिए त्रिज्याखंड कौन है, ए ओ सी, कौन है, ए ओ सी, ठीक है। अच्छा से देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ए ओ सी क्या है, त्रिज्याखंड है। तो बात को ध्यान दीजिएगा अच्छे से, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई पाई आर। देखिए बड़ा, देखिए ये बड़ा वाला, ये जो है ना बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्याखंड है, दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्याखंड है, इसलिए बड़ा वाला जो वृत्त है उसका जो त्रिज्या को हम क्या माने, R2, क्या माने, R2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R2 का स्क्वायर। समझ आ रहा है, ये बड़ा वाला जो वृत्त का त्रिज्या को क्या माने हम लोग, R2 माने हैं, इसलिए यहाँ देखिए जो त्रिज्या है, त्रिज्या का जगह क्या लिख रहे हैं, R2, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा, बटा में क्या लिखेंगे, 360। ये वाला होता है क्या आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। और देखिए सबसे पहली बात, ए ओ सी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का हम यहां लिख दिए, और माइनस क्या लिखना है, माइनस, फिर ओ बी डी, ओबीडी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ओबीडी त्रिज्याखंड कौन सा है, ओबीडी देखिए यहाँ पे, ओ से कहा गया बी, बी से कहा गया डी। आपको दिख रहा है ये वाला त्रिज्या, ये वाला त्रिज्याखंड दिख रहा है, ये वृत्त छोटा वाला वृत्त में कौन सा त्रिज्याखंड है, ये वाला त्रिज्याखंड है। तो ये वाला त्रिज्याखंड का जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, कौन सा वृत्त का त्रिज्या है, छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या है, हाँ कि नहीं, ये छोटा वाला वृत्त का त्रिज्याखंड है, इसलिए हम इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या। पहले तो क्या लिखना पड़ता है, पाई, फिर क्या लिखना पड़ता है, आर। आर तो कौन है, छोटा वाला वृत्त का आर को क्या माने हम लोग, R1। छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या क्या माने हैं, R1। तो यहाँ पे देखिए जो त्रिज्या का क्या लिखेंगे, R1 का स्क्वायर। देखिए त्रिज्या का स्क्वायर है ना, तो त्रिज्या का स्क्वायर लिख दिए, और उसके बाद क्या लिखना पड़ता है, थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे थीटा, बट्टा में 360 डिग्री। समझ में रहा है, ध्यान दीजिएगा। एओसी, एओसी क्या था, बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्याखंड था, इसलिए क्या कर दिए, ये जो त्रिज्या आर है उसको क्या कर दिए, R2। देखिए माने थे R2 कौन है, बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर दिए, बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या को लिख दिए, और ऊपर में स्क्वायर होता है त्रिज्याखंड में, इसलिए स्क्वायर लिख दिए, और उसका थीटा होता है तो थीटा लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला में देखिए क्या किए हैं, देखिए ओबीडी, ओबीडी क्या है, ये जो है ना छोटा वाला वृत्त का त्रिज्याखंड है, इस कारण से देखिए पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है वो जान लीजिए, थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, इस प्रकार से होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, इसको हम इधर एक साथ भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पाई है, तो यहाँ पाई है तो क्या लिख देंगे, पाई, और यहाँ देखिए आर, आर के जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे छोटा वाला वृत्त का है इसलिए R1 लिखेंगे, छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या क्या माने हैं, R1, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए, R1। ऊपर में स्क्वायर है तो ऊपर में स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ थीटा है तो थीटा लिख दिए, नीचे में 360 तो 360। समझ में आ रहा है।
ये बड़ा वाला वृत्त का है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये छोटा वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है? वो दोनों घटा देंगे तो क्या मिलेगा, ये बड़ा वाला त्रिज्याखंड से ये बड़ा वाला त्रिज्याखंड से ये छोटा वाला त्रिज्याखंड को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, ये वाला भाग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। चलिए जैसे कि आप मानते हैं ये इतना बड़ा केक है, हाँ, इस केक को आप अगर ऊपर तरफ खा लेते हैं, इतना दूर खा लेते हैं, खा लिया मतलब क्या घट गया, क्या हो गया, घट गया। इतना बड़ा खा लेते हैं तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो ये वाला बचेगा, तो इसी का तो क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए आप क्या क्या चीज सेम है उसको कॉमन निकालेंगे। यहाँ देखो पाई है, यहाँ देखो पाई है, तो पाई को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ देखो थीटा है, यहाँ देखो थीटा है, थीटा को भी बाहर निकाल देंगे। और बटा में कितना, देखो यहाँ 360 है, यहाँ भी 360 है, दोनों में 360 है कि नहीं, तो दोनों में 360 है, तो 360 बाहर निकाल देंगे। तो अंदर में कौन बचा, R2 और R2 का स्क्वायर, बीच माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या बचा, R1 का स्क्वायर, यही बचा। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, थीटा का मान कितना है जी, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है, यहाँ पे कोण कितना दिया है, 40 डिग्री, कितना दिया है आप देखिएगा, यहाँ पे मिटा के दिखा देते हैं आपको। थीटा का मान कितना दिया है, ये बड़ा वाला त्रिज्याखंड के लिए भी 40 डिग्री होगा और छोटा वाला त्रिज्याखंड के लिए भी कितना होगा, 40 डिग्री। तो थीटा का मान कितना दिया है, कोण कितना दिया है, 40 डिग्री। तो थीटा का जगह क्या लिखेंगे, 40 बटा में कितना लिखेंगे, 360। और यहाँ पे R2 का मान कितना है जी, R2 का मान कितना है, 14। बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या का मान कितना है, 14, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे माइनस है तो माइनस। R1 का मान कितना है जी, R1 का मान है 7, तो 7 लिखेंगे, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। पसंद आ रहा है, तो यह कटेगा, ऊपर नीचे देख लीजिए, काटते हैं, ऊपर का 0 नीचे का 0 कट गया, और 4 एकम 4, 4 नवा 4 एकम 4, 4 नवा 36। पसंद आ रहा है, 4 एकम 4, 4 नवा 36, ऊपर का 0 नीचे का 0 कट गया, तो क्या बचा रहे वहां पे, ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा क्या, 9। और ये 1 को पाई के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, पाई एकम पाई हो गया। तो पाई को एक काम करते हैं, हम लोग अलग से लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा पाई को हम अलग से लिख देते हैं। जैसे कि ये जो पाई है ना, इसको हम इधर गुना में हम इधर लिख देते हैं। पाई का मान कितना होता है, 22/7। समझ में आ रहा है, पाई का मान हम इधर अलग से लिख दिए, ये पाई एक तो एक रह गया, ये पाई को हम इधर लेके आके उसको मान लिख दिए। आगे की ध्यान दीजिएगा, 14 का स्क्वायर मतलब क्या, 14 गुना 14, 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुना 14, 14 गुना 14 कितना होता है, 196 होता है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से 14 चौके कितना होता है, 14 चौके 56, 56 के 6 और 14 एकम 14, 14 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 19, तो 196 ही होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे -7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, 7 गुना 7 कितना होता है, 49, कितना होता है, 49। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा, सुनिए अच्छा से, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और जानिए, ठीक है। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 22 से कम 22, और 9 गुना 7 है तो 9 गुना 7 रहने दीजिए क्योंकि कटेगा ऊपर में। और यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो कितना बचेगा, 196 में 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इधर से एक उधारी लिया तो कितना बन गया, 16, 16 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 में 9 घटाएंगे तो 7, और इधर कितना बचा है 8, 8 में 4 घटाएंगे तो 4, और इधर क्या बचा 1। तो यहाँ पे बच गया कितना, ब्रैकेट के बदले में क्या लिख दिए, गुना। और यहाँ देखिए दोनों घटाने से कितना आ गया जी, 147। अब किससे कटेगा देखिए, देख लेते हैं एक बार, 7 से कटेगा, किससे कटेगा, 7 से। चलिए 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 एकम 7। पसंद आ रहा है, ऊपर में देखिए कितना आ गया जी, ऊपर में क्या आ गया, ऊपर में आ गया 22, नीचे में कितना है 9, और ऊपर में कितना बचा हुआ है 21। बात समझ में आ रहा है, इस प्रकार से कट रहा है। और ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे वहां पे किए वो तो समझ में आया ना। चलिए आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ आगे देखिए थोड़ा सा, तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, यहां काटेंगे थोड़ा सा, और देखिए नीचे नीचे और ऊपर कटेगा एक बार फिर से, किससे कटेगा जी, आप कटेगा किससे, 3 से कटेगा, 3 का पढ़ा में
3 का पहाड़ा में कितना बार में 9 आता है? 3 बार में। 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है? 3 बार में। और 3 का पहाड़ा में 27 कितना बार में आता है? 7 बार में। समझ में आ रहा है? तो ऊपर में कितना आया जी? ऊपर में आया 22। ऊपर में आया 22। ऊपर में आया 22 गुना 7 और नीचे में क्या आया? 3। गुना कर देते हैं। 7 दूने 14 के 4, 7 दूने 14 1 15, नीचे में 3। बस इतना ही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल निकाले हैं इसलिए सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हो गया आंसर। समझ में आ रहा बात? इस प्रकार से हम लोग क्या करना है, काम करना है, ध्यान दीजिएगा। चले यहाँ पे तो समझ में आया ना किस प्रकार से हुआ? चले ठीक है, ये पूरा में से क्या कर दिए, इसको घटा देंगे तो क्या होगा, ये त्रिज्या खंड में से ये वाला बच गया। इसी का क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? पूरा में से ये छोटा वाला को घटा देंगे तो छोटा वाला घटा देने से क्या बचा? यही वाला तो बचा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। समझ आ गया ना? चलिए आगे देखिए, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल आपका 6 नंबर 5 नंबर के लिए रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर के लिए रहेगा तो बात को सुनिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा सवाल, ये जो है ना आपका 5 नंबर के लिए रहेगा। तो इसमें क्या क्या निकालना है उसको देख लीजिए। पहली बात तो विवेकता निकालना है। देखिए 5 नंबर वाला सवाल है। देखिए ये 5 नंबर सवाल है, आप बढ़िया से देखिए। पहली बात तो विवेकता निकालना है, फिर क्या निकालना है, मूलों की प्राकृतिक निकालना है, फिर अंतिम में क्या निकालना है, द्विघातीय सूत्र का उपयोग कर मूल भी निकालना है। क्या निकालना है? मूल भी निकालना है। तो चलिए चालू करते हैं। ये 5 नंबर सवाल का सबसे इजी सवाल है। ठीक है, इसको आप कर पाइएगा, 5 नंबर इससे ले पाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, चालू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो समीकरण दिया है उस समीकरण को लिखेंगे, अच्छा से देखिएगा, समझिएगा इसको। ठीक है, चलिए पहले हल लिखते हैं। ठीक है, पहले दिया है लिखिए, दिया है, क्या दिया है, समीकरण जो दिया है उसको लिखेंगे 2x² माइनस 6x प्लस, बढ़िया से देखिए इसको, ध्यान समझिए। ठीक है, ये समीकरण दिया है। अब हम लोग जानते हैं कि जो x² के आगे में रहता है उसको क्या बोलते हैं? a। तो a का मान यहाँ कितना दिया है जी? 2। कितना दिया है? और जो x के आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं? b। x के आगे रहता है उसको बोलते हैं b। तो यहाँ देखिए 6 है लेकिन आगे माइनस है, इसलिए क्या लेंगे? -6। और सिंगल में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? c। c का मान यहाँ कितना लेंगे? 3। कितना लेंगे रे? 3। पसंद आ रहा है? तो सबसे पहले क्या निकालना बोला है? विवेकतर। क्या निकालना बोला है? विवेकतर। तो विवेकतर बराबर क्या होता है? देखिए विवेकतर, विवेकतर बराबर, ध्यान दीजिएगा, विवेकतर को हम डी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डी। डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। बात समझ आ रहा है? चलिए निकालते हैं विवेकतर। तो ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। b का मान कितना है जी? b का मान है -6, तो लिखेंगे -6। ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, बीच माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। a का मान कितना है? a का मान है 2 और c का मान कितना है? c का मान है 3। चलिए ध्यान दीजिएगा। और 6 का स्क्वायर मतलब क्या? 6 गुना 6। 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6। 6 गुना 6 कितना होता है? 36। तो यहाँ लिख देंगे 36। देखिए जब स्क्वायर होता है तो माइनस क्या होता है? प्लस, बीच में माइनस है तो माइनस। 4 दूने 8। गुना में कौन बचा है? गुना में 3 बचा है। चलिए 36, उसके बाद फिर क्या? माइनस 8 तिया कितना हो गया? 24। 8 तिया कितना हो गया? 24। पसंद आ रहा है? 8 तिया 24। थोड़ा सा हल्का से इसको इधर घसकाते हैं ताकि जगह बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा। तो बताइए इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। क्या बचेगा? 12 बचेगा ना? तो डी का मान देखिए क्या हुआ, 0 से बड़ा आया कि नहीं आया? 0 से बड़ा आने से क्या बोलते हैं? जब 0 से बड़ा आता है डी का मान तो क्या बोलते हैं? पहली बात विवेकता तो निकाल लिए, उसके बाद क्या निकालना है? मूलों की प्रकृति। ठीक है, ए नंबर विवेकता निकालना था, ए नंबर निकाल लिए। अब बी नंबर मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूलों की प्रकृति। देखिए ध्यान दीजिएगा,
जब डी का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो मूलों की प्रकृति कैसे होता है, डी का मान 0 से बड़ा होने से क्या होता है, वास्तविक 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 और असमान होता है। क्या होता है, असमान। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग का डी का मान देखिए, डी का मान 12 है, 12 है, इसका मतलब क्या, 0 से बड़ा है। क्या है, 0 से बड़ा। जब 0 से बड़ा होता है डी का मान, तो उस समय जो मान होता है मूलों की प्रकृति का, मूलों की प्रकृति जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक एवं असमान होता है। वास्तविक और असमान होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये मूलों की प्रकृति निकाल लिए। आप क्या निकालेंगे, द्विघात सूत्र का उपयोग करके क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे। किस प्रकार से मूल निकालते हैं, तो आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करके मूल निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सी नंबर अभी करते हैं। देखिए, मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात सूत्र जो है ना, तो द्विघात सूत्र इस प्रकार से होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, लिख लेते हैं पहले द्विघात सूत्र। द्विघाती सूत्र कैसे होता है, देखिए, द्विघाती सूत्र x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। ठीक है, याद कर लीजिएगा बढ़िया से। तो अभी चलिए चालू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। x बराबर, देखिए माइनस है तो माइनस, और b का मान क्या है, देखिए b का मान बैठाइए ये जगह पे। b का मान कितना है, -6। कितना है, तो b की जगह पे लिखेंगे -6। देखिए, ये जो माइनस है ना, ये तो फॉर्मूला का माइनस है, इसलिए बाहर में है। ठीक है, और b की जगह क्या लिख दिए, b का मान क्या लिख दिए, -6। समझ में आ रहा बात को, ये तो माइनस फॉर्मूला का माइनस है, और b का मान लिख दिए -6, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और रूट। ध्यान दीजिएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान कितना आया है, 12। देखिए, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है, 12। तो इस जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या लिखेंगे, 12 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 12, क्योंकि इसका मान कितना आया है, 12। बात समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 है तो 2, ए का मान कितना है जी, ए का मान 2 है, तो ए की जगह लिख देंगे 2। बात समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, x है तो x बराबर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 6 है तो 6, यहाँ प्लस माइनस तो प्लस माइनस रूट 12। 12 को क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, 12 का लासा निकालेंगे तो क्या आता है, 12 का लासा निकालते हैं तो कितना आता है, 2 से करेंगे तो कितना होगा, 6, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 3 से करेंगे तो 1, यानी 12 का लासा कितना आता है जी, 2 गुना 2 गुना 3, इतना आता है 12 का लासा। ध्यान दीजिएगा, और नीचे में 2 और 2 गुना करेंगे कितना होगा, 2 और 2 गुना करेंगे 4 हो गया। ध्यान सुनिए मेरे बात को, x बराबर यहाँ क्या है, 6 प्लस माइनस, देखिए 2 to 2 का जोड़ी बनेगा तो क्या होगा, 1 to 2 बाहर निकल जाएगा। देखिए, ये दोनों 2 का जोड़ी बनेगा तो क्या होगा, 1 to 2 बाहर निकल गया, और बच गया कौन, कौन गया, 3 बच गया, क्योंकि जोड़ी नहीं बना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना है, 4। अब थोड़ा सा एक चीज बात को ध्यान दीजिएगा, मेरा बात को, इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3। क्या लिख सकते हैं जी, 2 गुना 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। नीचे में कितना है, 4। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस के इस पार 2 है, प्लस के इस पार 2 है, दोनों तरफ 2 है कि नहीं है ना। बात को सुनिए, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ 2 है कि नहीं, इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 है, दोनों तरफ 2 है कि नहीं है ना। दोनों तरफ 2 है तो क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे। जो सेम होता है प्लस के इस पार, उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ देखिए 2, यहाँ देखिए 2 को बाहर निकाल दिए। 2 को बाहर निकालने के बाद क्या बचा अंदर में, 3, और यहाँ बीच में क्या बचा, प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या बचा, √3 बचा। देखिए नीचे में क्या है, नीचे में 4 है कि नहीं 4,
है ना। तो आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे, देखिए अच्छा से देखिए सुनिए। तो दो एकम दो, दो दूने चार, तो आप क्या बच गया नीचे में, दो बच गया, क्या बच गया, दो। और समझ में आ रहा है, दो बच गया। तो फिर इसको आगे फिर लिखते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। चलिए x बराबर में कितना आ गया हम लोग का, इधर क्या बचा, तीन प्लस, सॉरी x है ना, x बराबर तीन प्लस माइनस रूट थ्री बटा में कितना, दो, कितना बचा, दो। अब थोड़ा सा बाकी है, बस काम खत्म हो गया, इतना ही में आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आखिरी स्टेप खाली बचा है, बड़े से देखिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये रहा, तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, एक प्लस माइनस दोनों में है, प्लस माइनस दोनों में है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको, देखिए बहुत ही आसान है, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिएगा। तो x का मान क्या करेंगे, तो यहां पे लिख दीजिए, तो एक बार, तो x बराबर थ्री, एक बार देखिए प्लस माइनस दोनों है ना, यहाँ पे देख लीजिए प्लस माइनस दोनों है कि नहीं, है ना, प्लस माइनस दोनों, प्लस माइनस दोनों है, तो क्या करेंगे, एक बार प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस रूट थ्री बटा में टू। तो एक बार प्लस लिखे, तो आप एक बार क्या लिखेंगे, x बराबर थ्री माइनस रूट थ्री बटा में टू। समझ में आ गया, ये हो गया मूल, समझ में आ रहा है, ये हो गया मूल, निकल गया। और विवेकता निकालने बोला था, विवेकता यहाँ निकल गया, और विवेकता से ही पता चल जाता है क्या, मूलों की प्रकृति। समझ में आ रहा है, जो जो लिखा रहे हैं सब कुछ मतलब भेद दिया जा रहा है, तो आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है, और अच्छा से लिख लीजिएगा, चलिए ठीक है। जितना भी फॉर्मूला है सब मूलों का प्रकृति का, और जितना भी है विवेक्तर का फॉर्मूला सब कुछ लिखाया गया है, तो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल रहेगा 48 नंबर सवाल, ये 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो आप बढ़िया से देखिएगा, ध्यान से इसको कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 48 नंबर सवाल। हाँ, तो ये रहा 48 नंबर सवाल, ठीक है। ये एक परमीय है, ठीक है, परमीय को हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आप देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये परमीय कराया हुआ नहीं है, लेकिन भी कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको यहीं से याद कर लीजिएगा आप लोग, ताकि आपको वहां पे परमीय देखने का नहीं होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो भी इस परमीय को अच्छा से सीख लेना है और जान लेना है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, चलिए ये रहा, ठीक है। तो क्या बोलता है इस परमीय में, देख लेते हैं, ध्यान सुनिए। 48 नंबर बोल रहा है, सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। देखिए ये परमीय वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बात को सुनिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है उसको सुन लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है उसको सुन लीजिए, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज एबीसी में, कहां पे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा को क्या करेंगे, वर्क करेंगे, तो हम लोग कौन सा भुजा मिलेगा, ये वाला भुजा मिलेगा बोल के दिया हुआ है, समझ रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एसी का स्क्वायर, बात सुनिए, ये होता है एच, ये कौन होता है बी, ये कौन होता है पी, बात समझ रहा है। ये ए है, ये कौन है बी, ये कौन है सी, ये कौन है ए, बात समझ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, ध्यान सुने, देखिए देखिए सुने, हम लोग जानते हैं क्या होता है पाइथागोरस का नियम, एच का स्क्वायर बराबर, सॉरी एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये एच की जगह पे कौन है, एच की जगह पे, एच की जगह पे एसी है, कौन है एसी। तो पाइथागोरस का नियम क्या होता है, एच का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, पी का स्क्वायर, पी की जगह कौन है, पी की जगह पे ए बी है, प्लस कौन होता है बी का स्क्वायर, बी की जगह कौन है, बी की जगह पे बीसी है, इसलिए बीसी का स्क्वायर, बात समझ रहा है। ये पाइथागोरस के नियम से इस प्रकार से बराबर है बोल के बोल दिया है, या सवाल में बोल दिया है कि ये जो है ना बराबर है बोल के बोला है, ठीक है, बराबर है बोल के बोला हुआ है सवाल में ये चीज। तो हम लोग सिद्ध क्या करना है,
ये चीज तो बराबर दिया हुआ है यहाँ पे सवाल में, तो हम लोग सिद्ध क्या करना है कि कोण ए बी सी कितना होगा, 90 डिग्री होगा बोल के सिद्ध करना है। समझ में आ रहा है? कोण एबीसी कितना डिग्री होगा बोल के सिद्ध करना है, 90 डिग्री होगा बोल के सिद्ध करना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से। हाँ, कोण एबीसी कहां पे है उसको देख लीजिए थोड़ा सा। तो ए से कहा गया बी, बी से कहा गया सी, ए से कहा गया बी, बी से कहा गया सी। कौन बीच में कौन है जी? बीच में कौन है? बीच में है बी, बीच में जो रहता है वहीं पे कोण बनता है, यहाँ पे कोण बनेगा। ठीक है, बीच में ही ये वाला में कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा बोल के हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करते हैं आप लोग देखिए। ठीक है, ठीक है ना, ये वाला कोण कितना डिग्री दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है। तो चलिए हम किस प्रकार से सिद्ध करते हैं आप देखते हैं। ठीक है, तो रचना करेंगे, इसमें क्या करेंगे, रचना। यानी कि ये वाला त्रिभुज तो हम लोग को दिया हुआ है, लेकिन इस त्रिभुज से काम नहीं बनेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, और एक त्रिभुज का क्या कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। तो रचना किसको बोलते हैं, जैसे कि कोई भी चीज को हम सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध करने के टाइम में अगर कोई चीज का जरूरत पड़ रहा है, तो जरूरत पड़ने पर हम खुद से अगर कोई चीज बनाते हैं, अपने से कोई चीज बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं रचना। क्या बोलते हैं, रचना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, रचना। अभी हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार बनाया। देखो ये एक ठो एबीसीडी का सामने में ही एक त्रिभुज और बना रहे हैं। तो एक त्रिभुज फिर से बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर। क्या नाम है त्रिभुज का नाम, पी क्यू आर। समझ में आ रहा है? जिसमें क्या क्या हुआ है, जिसमें पी क्यू बराबर है किसके साथ, ए बी के साथ। यानी जो ये पी क्यू है ना, ये पी क्यू किसके साथ बराबर है, इस ए बी के साथ बराबर है। किसके साथ बराबर है, ए बी के साथ। और उसी तरह से कौन कौन बराबर है जी, ये क्यू आर। क्यू आर कहां पे है, ये देखिए क्यू आर, सॉरी ये देखिए क्यू आर। ये क्यू आर किसके साथ बराबर है, बीसी के साथ। दिख रहा है नीचे में बीसी है, ये बीसी के साथ बराबर है। ये नीचे लाल कलर, लाल कलर के साथ क्या है, बराबर। और साथ ही साथ यहां ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा कौन, पी क्यू आर। पी क्यू आर मतलब पी से कहा गया, पी से गया क्यू, क्यू से कहा गया आर। ये कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये जो जिसको हम रचना किए हैं, ये वाला 90 डिग्री का है। इसमें तो हम लोग सिद्ध करना है। समझ आ रहा है? इसमें जिसमें हम लोग अपने से बनाया है, रचना किए हैं, उसमें कितना डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। हम लोग इसमें क्या करना है, 90 डिग्री दिखाना है। समझ आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, फाइनली हम लोग क्या चालू करते हैं, सिद्ध चालू करते हैं। सिद्ध का दूसरा नाम क्या आता है, प्रमाण। क्या आता है, सिद्ध को दूसरा नाम से जानते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, प्रमाण भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से। तो देखिए अच्छे से, त्रिभुज पी क्यू आर में, किसमें, पी क्यू आर। पी क्यू आर कहां है, त्रिभुज देखिए पी क्यू आर, यही है पी क्यू आर, जिसमें देखिए कोण पी क्यू आर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। पी क्यू आर मतलब पी से कहा गया क्यू, क्यू से कहा गया आर। ये वाला कोण जो बीच में कौन है, यहाँ पे क्यू। कौन है जी, बीच में क्यू है। जो बीच में रहता है वहां पे कोण बनता है कितना, ध्यान दीजिएगा। जो बीच में है उसमें ही क्या होता है, कोण बनता है। तो बीच में जो क्यू है उसमें कितना डिग्री कोण बन रहा है, उसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है। समझ आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जितना भी लिखा हुआ है इसको एक बार हटाते हैं इधर से। हाँ, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ देखिएगा थोड़ा सा। तो हम लोग जानते हैं कोई भी त्रिभुज अगर 90 डिग्री वाला है, कोई भी त्रिभुज 90 डिग्री वाला है, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, पाइथागोरस का नियम इस्तेमाल होता है। पाइथागोरस का नियम क्या होता है, h² बराबर, सॉरी ये h है, ये क्या होना है, b, ये कौन है, p। तो हम लोग का पाइथागोरस का नियम क्या होता है, h² बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p h कौन है, h देखिए इसका नाम क्या है, p, ये कौन है, r। h का नाम क्या है, pr। ये लकीर का क्या नाम है, pr। समझ आ रहा है? ये लकीर का क्या नाम है, pr, इसलिए क्या लिख दिए, pr का स्क्वायर। मतलब मेरा कहने का मतलब h की जगह कौन है, h की जगह पे pr है, और h का स्क्वायर है इसलिए क्या लिख दे रहे हैं, स्क्वायर। फिर बराबर है इसलिए बराबर, फिर p की जगह कौन है, p की जगह पे कौन है, ये p की जगह कौन है, pq। कौन है जी, ये लकीर का नाम क्या है, pq। क्या नाम है, pq। इसलिए p की जगह क्या लिख रहे हैं, pq। ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और b
बी कौन है, देखिए बी जो है नीचे वाला है, दिख रहा है, बी कौन है, क्यू आर, कौन है जी, क्यू आर। तो बी की जगह पे क्या लिख दिए, बी की जगह पे क्यू आर लिख दिए, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। ये कौन सा नियम से लिखे ये सब, पाइथागोरस के नियम से लिखे हैं, कारण बता दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मेरा बात को, यहां पे देखिए ये PQ, PQ किसके साथ बराबर है जी, देख रहे हैं PQ, PQ किसके साथ बराबर है बताइए, AB के साथ। ध्यान दीजिएगा, बड़े से देखिएगा, ध्यान सुनिए, ये जो PQ है, ठीक है, ये PQ किसके साथ बराबर है, AB के साथ। किसके साथ बराबर है, AB के साथ। इसीलिए ये PQ की जगह क्या लिख दिए, AB, PQ की जगह क्या लिख दिए, AB, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। और ये QR किसके साथ बराबर है, देखिए QR किसके साथ बराबर है, BC के साथ। किसके साथ, QR BC के साथ बराबर है, इसलिए QR की जगह क्या लिख दे रहे हैं, BC। क्या लिख दे रहे हैं, BC। QR किसके साथ बराबर है, QR BC के साथ बराबर है, इसलिए QR की जगह क्या लिख दिए, BC, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान ली, ठीक है। और यहाँ पे दिखा देना है, ये दिखाई देने का, अगर दिखाइएगा तो दिखा सकते हैं, नहीं तो नहीं दिखाना भी चलेगा, क्योंकि AB बराबर है PQ, इसलिए PQ की जगह क्या लिख दिए, AB। और ये देखिए BC बराबर किसके साथ, QR के साथ, इसलिए देखिए ये जो QR की जगह क्या लिख दिए, BC। पास में आ रहा है, इस प्रकार से क्या हुआ, बराबर हुआ है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन दिया हुआ है, लेकिन दिया क्या हुआ है, AC बराबर क्या दिया है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको हम पहली बात समीकरण 1 मान लिए, इसको दूसरी बात क्या मान लिए, समीकरण 2। पास में आ रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है, ध्यान सुनिए अच्छे से, देखिए समीकरण 1 में देखिए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 1 का इस साइड में देखिए, समीकरण 2 का इस साइड में देखिए, दोनों तरफ सेम सेम है कि नहीं, है ना। अगर एक साइड अगर सेम सेम है तो ये दूसरा साइड भी आपस में क्या होगा, सेम सेम होगा, क्या होगा, बात समझ आ रहा है। अगर इस साइड सेम सेम है ना, तो इस साइड भी क्या होगा, आपस में सेम सेम होगा, यानी कि PR स्क्वायर और AC स्क्वायर, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। देखिए बराबर के इस तरफ में अगर ई वाला और ई वाला बराबर है, तो इस तरफ का भी ये दोनों भी क्या होगा, आपस में क्या होगा, बराबर। पास में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, बड़े सुनिए, बड़े से देखिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। तो बराबर के इस तरफ का समीकरण 1 है, ठीक है, समीकरण 1 का इस तरफ का और समीकरण 2 का इस तरफ का, दोनों बराबर है। तो इस साइड जो समीकरण 1 का इस साइड और समीकरण 2 का इस साइड भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। इस साइड भी दोनों क्या होगा, आपस में बराबर। इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिख दिए, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके साथ, PR स्क्वायर के साथ। किसके साथ बराबर होगा, PR स्क्वायर के साथ, ठीक है। इस साइड बराबर है, इस तरह से ये वाला और ये वाला दोनों भी आपस में क्या हो गया, बराबर। बात समझ आ रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाँ, तो यहां तक पहुंच गए। तो अगर इसका स्क्वायर अगर बराबर है, AC का स्क्वायर PR का स्क्वायर के साथ बराबर है, तो यहाँ पे देखिए बिना स्क्वायर में भी देखिए स्क्वायर अगर बराबर है दोनों का, ठीक है, तो AC भी किसके साथ बराबर होगा, PR के साथ। किसके साथ बराबर होगा, इसका अगर स्क्वायर इसका स्क्वायर के साथ बराबर है, तो ये बिना स्क्वायर इसका और इसका भी बिना स्क्वायर, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा त्रिभुज ABC और तथा त्रिभुज PQR में। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को, AB बराबर किसके साथ, PQ ऊपर में ही दिया हुआ है, और BC बराबर किसके साथ, QR के साथ, और AC बराबर किसके साथ हो गया है, PR के साथ। ध्यान दीजिएगा, AB बराबर किसके साथ हो गया है, PQ, और BC बराबर किसके साथ है, QR, और AC बराबर किसके साथ है, PR के साथ। समझ आ रहा है। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा मेरा बात को, अगर दो त्रिभुज के अंदर में क्या होता है, सब के सब भुजा आपस में बराबर हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्वरसम। क्या बोलते हैं, स्वरसम।
देखिए ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में क्या हुआ आप बता देते हैं थोड़ा सा। ये वाला भुजा किसके साथ बराबर हुआ, इसके साथ। ये नीचे वाला भुजा किसके साथ बराबर हुआ, इसके साथ। और ये वाला भुजा किसके साथ बराबर हुआ, ये वाला के साथ। तीनों का तीनों भुजा बराबर है कि नहीं आपस में, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का, है ना। इस त्रिभुज का तीनों भुजा इस त्रिभुज का तीनों भुजा के साथ बराबर है कि नहीं, है ना। तो तीनों के तीनों भुजा इस त्रिभुज का इस त्रिभुज के साथ क्या है, बराबर है। तो अगर इस प्रकार से अगर होता है दो त्रिभुज में कि इस त्रिभुज का तीनों भुजा इस त्रिभुज का तीनों भुजा के साथ बराबर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समसम है। क्या है, समसम। ठीक है, इस कारण से हम क्या कर दिए, त्रिभुज एबीसी को क्या दिखा दिए, समसम। समसम का साइन ऐसे होता है, बराबर, उसका मतलब ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है, बात समझ आ रहा है। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दोनों क्या है, समसम है। कौन सा नियम समसम हो गया, देखिए यहाँ पे भुजा एक ठो भुजा बराबर हुआ, तो इसके लिए एक ठो एस लिखे हैं। ठीक है, दोनों त्रिभुज का और एक ठो भुजा बराबर हुआ, इसलिए और एक ठो एस लिखे हैं। दोनों त्रिभुज का और एक ठो भुजा बराबर हुआ, इसलिए और एक ठो एस लिखे हैं। यानी तीन ठो भुजा बराबर हुआ, इसलिए तीन ठो एस एस। सर्वसमता ऊपर में ये बोली चाहे सर्वसमता, यहाँ पे देखिए क्या लिखेगा, एस एस सर्वसमता नियम से। क्या लिखेगा, नियम से। सर्वसमता नियम से क्या हो गया, ये दोनों जो त्रिभुज है ये दोनों क्या हो गया, सर्वसम हो गया। क्या हो गया, सर्वसम। अगर दोनों त्रिभुज अगर सर्वसम है तो याद रखिएगा मेरा बात को, अगर दो त्रिभुज जब सर्वसम हो जाता है तो हम लोग का क्या होता है, आपस में कोण सब भी बराबर हो जाता है। क्या बराबर हो जाता है जी, कोण भी बराबर हो जाता है। अगर दो त्रिभुज अगर समसम है ना तो उसका आपस में कोण भी बराबर हो जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये कोण 90 है ना, ये कोण 90 है ना, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा आपस में, 90। कितना होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समसम हो गया। समसम मतलब बराबर। समसम का मतलब क्या होता है, समसम का मतलब क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। अगर ये दोनों त्रिभुज समसम हो गया है, समसम यानी कि बराबर हो चुका है, तो यहाँ पे अगर 90 है तो यहाँ पे अपने आप क्या आ जाएगा, यहाँ 90 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90। और यहीं पे तो 90 दिखाना था, समझ आ रहा है। ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गया, बराबर होने के कारण क्या, ये 90 है तो ये भी कितना हो गया, 90। समझ आ रहा है बात को। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान सुनिएगा, इसीलिए देखिए कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा किसके साथ, कोण पी क्यू आर। और ये दोनों त्रिभुज जो है ना, दोनों त्रिभुज में बराबर हो गया ये कोण, और दोनों कोण कितना बराबर है, 90 के बराबर। ठीक है, समझ आ रहा है, दोनों 90 के बराबर है। तो इससे क्या पता चल गया, अगर ये कोण इसके साथ बराबर है, बात सुनिए, कोण एबीसी, कोण एबीसी किसके साथ बराबर है, पीक्यूआर के साथ। किसके साथ बराबर है, पीक्यूआर के साथ। और पीक्यूआर किसके साथ बराबर है, 90 के साथ। किसके साथ, 90 के साथ। तो सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी भी क्या हो गया, बराबर में 90 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, ये तीनों आपस में बराबर है। तीनों बराबर है कि नहीं, आपस में बराबर है। तो आपस में बराबर है तो क्या होगा, एबी कोण एबीसी भी क्या होगा, सॉरी कोण एबीसी भी क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे लास्ट में, अतः कोण एबीसी भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। समझ में आया कि नहीं आया ना। तो इस प्रकार से हम क्या किए, पहली बात रचना किए, रचना करने के बाद में त्रिभुज जो रचना किए उस त्रिभुज को क्या कर दिए, इसके साथ दोनों को क्या दिखा दिए, ये दोनों त्रिभुज को समसम दिखा दिए। समसम दिखाने के बाद क्या हो गया, समसम दिखाने के बाद क्या हुआ, ये वाला कोण इस कोण के साथ क्या हो गया, बराबर। इस कोण को इसके कोण के साथ क्या कर दिए, बराबर दिखा दिए। और बराबर दिखाने से क्या फायदा हुआ कि ये 90 था, ये भी अपने आप क्या हो गया, ये 90 था, ये भी कितना हो गया, ये भी 90 हो गया। बात समझ आ रहा है। तो 90 ही दिखाना था और 90 सिद्ध हो गया। बात समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना लेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। तो 48 के बाद कौन सा लिया जाएगा, 49।
48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में ये रहा, इसको हम लोग कर चुके हैं, किए हैं कि नहीं किए हैं, कर चुके हैं ना। तो ये पेड़ वाला है, देख रहे हैं, पेड़ वाला को हम करते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन और इसका फिगर को भी ले लेते हैं, फिगर यानी कि चित्र को ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा, पास में रहा है, ये चित्र है इसका। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, फिर भी एक बार कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि रिवाइज हो जाएगा तो अच्छा होगा। देखिए बात तो सुनिए, ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है उसको सुनिए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना कितना दिया है, 45 डिग्री और कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, मीनार का ऊंचाई। बात समझ आ रहा है, तो हम लोग क्या निकालना है, मीनार का ऊंचाई। देखिए बात को समझिए पहले, ये जो है ना क्या है, घर है, क्या है, घर दिख रहा है आपको, ये एक क्या है, घर है, घर के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक ठू संचार मीनार लगा है, मतलब यहाँ पे देखिए एक टावर फुटा लगा है, क्या लगा है, टावर दिख रहा है ना, घर के ऊपर क्या लगा हुआ है, टावर। ये जो है ना, ये इतना दूर तक क्या है, नीचे की तरफ घर है, क्या है, घर दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक क्या है, घर है, क्या है, घर, समझ में आ रहा है। और घर का ऊंचाई कितना दिया है, घर का ऊंचाई दिया है 20 मीटर, कितना दिया है, 20 मीटर, समझ में आ रहा है। घर का ऊंचाई 20 मीटर दिया है, तो ऊपर में देखिए इतना से इतना दूर का लंबाई हमको दे दिया है, कितना, 20 मीटर, कितना दिया है, 20 मीटर। तो हम लोग क्या करना है, यहां से यहां तक का दूरी क्या करना है, निकालना है, ये वाला दूरी को, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वाला दूरी निकालना है। चलिए चालू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ तो यहाँ देखिए, यहाँ पे से क्या कर रहा है, एक आदमी यहाँ से देख रहा है, मतलब ये जो घर है, घर से कुछ दूर जाके यहाँ से क्या कर रहा है, आदमी क्या कर रहा है, आदमी यहाँ से जब हम लोग का जो घर है, घर का ऊपर को देख रहा है तो कितना डिग्री कोण बन रहा है, घर का ऊपरी भाग को देख रहा है तो कितना डिग्री कोण बन रहा है, 45 डिग्री, कितना डिग्री दिख रहा है ना। यहाँ जगह खड़ा होकर क्या कर रहा है, आदमी इस घर को देख रहा है, घर को देखने पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, 45 डिग्री कोण बन रहा है, कितना डिग्री कोण बन रहा है, 45, ठीक है। और जब इस जगह से खड़ा होकर इस मीनार का शिखर को देख रहा है, यानी मीनार का ऊपरी भाग को देख रहा है आदमी, तो कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए 45 छोटा सा लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इस जगह पर लिख के आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ छोटा सा कोण बन रहा है, एक तो दिख रहा है आपको, छोटा सा यहाँ, ठीक है, छोटा सा यहाँ कोण बन रहा है जो कि 45 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा दिख रहा होगा, 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हम चालू करते हैं आप यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, जो इसका ऊंचाई है उसको कैसे पता चलेगा, ये वाला ऊंचाई कैसे पता चलेगा, इसका नाम क्या है, थोड़ा सा मिटा लीजिए इधर तरफ तो अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसका यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है, बात समझ आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना है, 20 मीटर, और ये कुल लंबाई जो टोटल लंबाई है यहाँ जमीन से लेकर पूरा ऊपर तक का लंबाई क्या माने है, h, क्या माने है, h, बात समझ आ रहा है। तो चलिए लिखते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई, मीनार का ऊंचाई, पूरा मीनार का ऊंचाई किससे दिखा है, h, किससे दिखा है, h बराबर क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई बराबर, ध्यान दीजिएगा, मीनार का ऊंचाई क्या मान रहे हैं, मीनार का ऊंचाई को h मान रहे हैं, ठीक है। और क्या चीज, और कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा। और क्या दिया है, भवन
की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना दिया है, भवन की ऊंचाई, घर का ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर। कितना दिया है, 20 मीटर। बात समझ में आ रहा है। भवन का ऊंचाई कितना दिया है जी, 20 मीटर। और नीचे वाला जो AB है, AB को क्या मान लिए, AB को x मान लिए। क्या मान लिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या मान लिए, x। यहाँ जो है ना एक बिंदु पर कौन है, भवन और मीनार दोनों है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक घर है और घर के ऊपर में ही क्या लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है। समझ आ रहा है। घर के ऊपर छत में ही लगा हुआ है मीनार, यानी कि जो टावर फुटा लगा है ऊपर में ही लगा हुआ है। समझ आ रहा है, घर के ऊपर में ही लगा हुआ है। तो एक आदमी यहाँ एक बिंदु से देख रहा है, टावर को देखता है तो कितना डिग्री कोण बनता है, 45। सॉरी, घर का ऊपरी भाग को देखता है तो कितना डिग्री कोण बनता है, 45। और ऊपर मीनार को, सॉरी, मीनार का ऊपरी भाग को देखता है तो कितना का कोण बनता है, 60 का कोण बनता है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले बात हम लेंगे त्रिभुज ABC में। कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ABC कहां पे है, देखिए ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ABC यहां पे है, देखिए ABC दिख रहा है यहाँ पे, त्रिभुज ABC है, ठीक है ना। और ये सीधा सीधा खड़ा है, मतलब यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 90। कितना, 90। ठीक है, चलिए त्रिभुज ABC को ले रहे हैं। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसमें कौन सा इस्तेमाल करेंगे, जिसका मान दिया है उसको लेंगे और जिसका मान निकालना है उसको लेंगे। समझ आ रहा है। तो जिसका मान दिया है वो कौन है, ये वाला है। घर का ऊंचाई कितना दिया है, भवन का ऊंचाई 20 मीटर और हमको ये वाला का ऊंचाई निकालना है। किसका ऊंचाई, x का। बात समझ आ रहा है। तो जो सीधा रहता है उसके क्या होते हैं, P, और जो ऐसे रहता है उसके क्या होते हैं, B, और तिरछा वाला क्या होते हैं, H। बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा, अच्छा से देखिए। तो त्रिभुज ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में देखिए, जिसको निकालना है उसका मान लेना है और जिसका मान दिया हुआ है उसको लेना है। तो जिसका मान दिया हुआ है वो कौन है, P, और जिसका मान निकालना है वो कौन है, B। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा लेंगे। क्या लेंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B होता है। बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। tan थीटा क्यों लिए, क्योंकि tan थीटा का मान क्या होता है, P बटा B। जिसका मान निकालना है उसको लेना है और जिसका मान दिया है उसको लेना है। समझ रहा है। जिसका मान निकालना है उसको एक जन को लेना है और जिसका मान दिया है उसको एक जन को लेना है। समझ रहा है। तो किसका मान दिया है, P का मान दिया है और B का मान क्या करना है, निकालना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। tan थीटा का मान कितना है जी, छोटा वाला त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, छोटा वाला त्रिभुज में 45। कितना है, यहाँ पे कितना डिग्री है, 45 डिग्री। कितना डिग्री है यहाँ पे, 45 डिग्री। तो छोटा वाला त्रिभुज का जो कोण है वो कितना है, 45 डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा का जगह क्या लेंगे, 45 बराबर। ये P का मान क्या है, देखिए ये P का मान क्या है, इस P का मान 20 है। कितना है, P का मान कितना है, भवन का ऊंचाई 20 है, तो P की जगह पे 20 लिखेंगे। और देखिए ध्यान दीजिएगा, और ये B का मान कितना है, ये B का मान क्या मान है, x। तो B की जगह आप क्या लिखेंगे, x। बात समझ में आ रहा है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan 45 बराबर क्या होता है, 1। tan का 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 1। कितना होता है, 1 बराबर कितना, 20 बटा x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नीचे में x है, भागा में इधर क्या होगा, गुना। तो x से कम बराबर कितना हो गया, 20। तो x का मान कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर नहीं, मीटर में। क्या है, मीटर। इसलिए क्या लिखेंगे, 20 मीटर। बात समझ आ रहा है। x का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज को लेंगे। किसको लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज को। ठीक है, फिर त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे जी, बड़ा वाला त्रिभुज का नाम क्या है बताइए। अब छोटा वाला त्रिभुज जो भी था उसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उससे हम लोग पता नहीं चलेगा ना कौन सा क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो बड़ा वाला त्रिभुज क्या नाम है, ADB। क्या नाम है इसका, ADB। अब जैसे ही इसको निकालेंगे तो हम लोग क्या होगा, पता चल जाएगा कि h का ऊंचाई कितना है, मतलब मीनार का ऊंचाई क्या है, धरती से मीनार का ऊंचाई कितना है। ठीक है, देखिए मीनार तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर में लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब ऊंचाई देखेंगे, आपको यहाँ से कूदेगा तो क्या यहाँ पे जाके अटक जाएगा, यहाँ घर के ऊपर अटके क्या, नहीं ना, डायरेक्ट मीनार से कूदेगा तो जमीन में अटक जाएगा। आगे नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो बात करेंगे हम लोग
त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में, ए बी सॉरी ए डी बी में, ए डी बी में देखिए जो नीचे में रहता है उसको क्या बोलते हैं, पी, और जो इधर रहता है उसको क्या बोलते हैं, पी। क्या बोलते हैं, पी। अभी भवन का ऊंचाई को थोड़ा सा हटा देते हैं कि नहीं हटाएंगे, चलिए हटा देते हैं। तो पी आप कौन रहा, इस सीधा वाला जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको, ये क्या है, पी है, और नीचे वाला क्या है, बी। चलिए देखिए पी को क्यों लेंगे, क्योंकि पी का मान निकालना है, क्या है, पी का मान निकालना है। और बी को क्यों लेंगे, क्योंकि बी का मान निकाल चुके हैं, क्या किए हैं, निकाल चुके हैं, बात समझ आ रहा है। तो वैसा वाला को चुनना है जिसका मान एक जन का रहेगा, एक का मान रहेगा और एक का मान निकालने का रहेगा, समझ रहा है। तो जिसका मान दिया है वो कौन है, बी, और जिसका मान निकालना है वो कौन है, पी। तो हम इसलिए पी और बी को लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक जन का मान पता रहना चाहिए और एक जन का मान जिसका निकालना है उसको लेना पड़ता है, ठीक है। तो बताइए पी और बी का कौन सा संबंध होता है, पी और बी का संबंध होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा बी। अब ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, टेन थीटा का मान कितना है, बड़ा वाला त्रिभुज में 60 डिग्री, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, तो थीटा का जगह क्या लेंगे, 60 बराबर पी का मान कितना है, देखिए पी का मान कितना है, यहाँ पे पी का मान को क्या माने है, एच। क्या माने है, पी का मान को एच माने, तो पी की जगह क्या लेंगे, एच। और यहाँ देखिए बी का मान कितना है, अभी कहा गया, ये देखिए b का मान कितना था, x था, और x का मान कितना है, 20। कितना है, 20, यानी यहाँ पे लिख देंगे b की जगह क्या लिख देंगे, 20। बात समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये x जो है ना, x तो b का मान है, किसका मान है, b का मान, इस कारण से b की जगह क्या लिख दिए, b की जगह पे लिख दिए 20, ठीक है। अब बताइए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। कितना होता है, √3, ठीक है, बराबर में h बटा 20, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा फाइनली आंसर आने वाला है, ध्यान सुनिए अच्छे से देखिए। हाँ तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये नीचे में मतलब भाग में है, क्या में है, भाग में है, इधर आके क्या होगा, √3 के साथ गुना हो जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं, तो 20 √3 हो गया, और बराबर में क्या बचा, h का मान कितना आ गया, मीनार का ऊंचाई कितना आ गया, मीनार का ऊंचाई आ गया हमका 20 √3। कितना आ गया, 20 √3, ये हो गया मीनार का ऊंचाई। तो लिखेंगे अतः, इतना लिखिए 5 नंबर में मिल जाएगा, अतः मीनार की ऊंचाई, h बराबर कितना आ गया, मीनार की ऊंचाई h बराबर 20 √3 मीटर। इतना आ गया आपका आंसर। पसंद आ रहा है, इतना लिखिएगा, मिल जाएगा 5 नंबर, ठीक है। पसंद आ रहा है, आप फिगर को, चित्र को देख देख के आप अभ्यास कीजिए, क्योंकि चित्र जो है ना आपको बनाना पड़ेगा खुद से, क्योंकि चित्र नहीं बनाइएगा तो इसमें नंबर उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप चित्र को देख देख के अभ्यास कीजिएगा और चित्र बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 50, ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का ये चित्र को ले लेते हैं। ये रहा चित्र, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पिछले कुछ दिन में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा कर किया हुआ है पहले से ही, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिएगा। कोई बर्तन एक खोखले अधगोले के आकार का है, कैसे आकार का है, अधगोला, दिख रहा है ना, यहाँ नीचे अधगोला है, दिख रहा है। चलिए अधगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, देखिए इसके ऊपर में एक बेलन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, देखिए तो ये एक बेलन है, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। तो ये क्या है, एक बेलन है, क्या है, बेलन, दिख रहा है ना। तो अधगोला के ऊपर में क्या रखा हुआ है,
एक बेलन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? बेलन। ठीक है, तो एक खोखला बेलन आरोपित है। आरोपित मतलब इसके ऊपर में ढका हुआ है। किसके ऊपर में ढका हुआ है? अधगोला के ऊपर में ढका हुआ है। समझ रहा है? तो आगे क्या बोल रहा है? अधगोले का व्यास, अधगोला का व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो जो व्यास होता है, अधगोला का जो व्यास होता है रे, वही वाला जो आपका ध्यान दीजिएगा, अधगोला का व्यास, व्यास बोलिए या फिर चौड़ाई बोलिए। ठीक है, तो इतना दिया है, कितना? 14 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन का कुल ऊंचाई मतलब पूरा ऊंचाई कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अंदर में कितना जगह है उसको क्या करना है? निकालना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले बात क्या क्या दिया है उसको हम लिखते हैं। लिखने के बाद देखते हैं क्या क्या निकालना है, उसको आराम से निकाल देते हैं। बात समझ आ रहा है? इसको हाल ही में किए हैं, हम लोग बना चुके हैं, तो भी इसको देखिए अच्छे से रिवाइज करते हैं। 13 चैप्टर में इसको बना चुके हैं 13.1 में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात हल लिखते हैं, फिर दिया है लिखते हैं। क्या क्या दिया है जी यहाँ पे? दिया है, हाँ यहाँ पे देखिए क्या दिया है यहाँ पे? अधगोले का व्यास, अधगोले का व्यास, अधगोले का व्यास कितना दिया है? अधगोले का व्यास को हम डी से दिखाते हैं। व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। कितना? 14 सेंटीमीटर। जब व्यास दिया रहता है तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं? तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं? व्यास को 2 से भाग करते हैं। व्यास कितना है? 14। तो 14 किससे भाग करेंगे? 2 से। याद रखिएगा, व्यास को 2 से भाग करने से कौन निकलता है? त्रिज्या। तो देखिए व्यास 14 दिया था, तो 14 को किससे भाग कर दिए? 2 से। तो क्या निकल जाएगा? त्रिज्या। 2 एकम 2, 200 से 14, यानी कि आर का मान कितना निकल गया? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान निकल गया 7 सेंटीमीटर। देखिए अधगोला और बेलन दोनों एक ही जगह पे जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है, मतलब अधगोला का जितना व्यास होगा, त्रिज्या होगा, उतना ही बेलन का भी क्या होगा? बेलन का भी उतना ही त्रिज्या होगा। ठीक है, समझ रहा है? तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे, तो नहीं लिखिए बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा? इसका मतलब ये भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। देखिए ये अधगोला है, अधगोला का मुंडी और बेलन का मुंडी दोनों एक साथ जुड़ा है कि जुड़ा है? जुड़ा है, दोनों बराबर है। बराबर है इसका मतलब क्या? त्रिज्या भी दोनों का क्या होगा? बराबर। अधगोला का त्रिज्या, ये नीचे वाला त्रिज्या, और बेलन जो दिख रहा है आपको, बेलन का भी त्रिज्या दोनों बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। पास में रहा है। चलिए चालू करते हैं। क्या निकालना है जी? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 चीज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कितना चीज का निकालना पड़ेगा? 2 चीज। क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको बर्तन, ये बर्तन में 2 चीज जुड़ा हुआ है। कौन कौन जुड़ा है? अधगोला और बेलन और अधगोला। कौन कौन जुड़ा है? बेलन और अधगोला। तो बेलन का तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे बर्तन, तो बर्तन का आंतरिक, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पहली बात तो अधगोला का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अधगोला का क्षेत्रफल और बेलन का क्षेत्रफल। पास में आ रहा है? चलिए यहां से देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो अधगोला का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई 2 पाई आर स्क्वायर, और बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, चलिए इस्तेमाल करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो बर्तन, ये जो बर्तन बना है 2 चीज से मिलकर बना है। पहला तो अधगोला, तो अधगोला का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अधगोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ किसका क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, देखिए अर्धगोला और किसका क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, बेलन प्लस बेलन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तब ना ये बर्तन बनेगा। चलिए अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला रहता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस तो प्लस ये बेलन का होता है 2 पाई आर एच, ठीक है याद कीजिएगा। अब क्या क्या सेम सेम है उसको बाहर निकाल देंगे, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पाई है, यहाँ भी पाई है, पाई को बाहर निकाल देंगे। और देखिए यहाँ 2 ठो आर है, यहाँ पे 1 ठो आर है, तो 1 ठो आर क्या होगा, यहाँ से 1 ठो आर और यहाँ से 1 ठो आर क्या हो गया, निकल गया। यहाँ 2 ठो आर था, यहाँ 2 ठो आर था, 1 ठो आर बच गया, प्लस तो प्लस, यहाँ पाई निकल गया, 2 निकल गया, पाई निकल गया, आर निकल गया, कौन बचा, एच। बात समझ आ रहा है, चलो मान बैठाते हैं, 2 है तो 2, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है जी, आर का मान 7 है, ब्रैकेट यहाँ पे आर का मान कितना है 7 और एच का मान कितना है जी, एच का मान कितना है 13 नहीं, एच मतलब ये किसका ऊंचाई है, बेलन का ऊंचाई है, बेलन का ऊंचाई यहाँ पे देखिए, बेलन का ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे बेलन का ऊंचाई, थोड़ा सा बेलन का ऊंचाई यहाँ पे निकाला हुआ नहीं है तो निकाल दिया जाए। देखिए बेलन का ऊंचाई कैसे निकालेंगे बताइए, तो देखिए आपको एक बात याद रखना है, ठीक है, थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा, यहाँ आसपास में लिख दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ई लाइन में लिख देते हैं, चाहे आप कहीं भी ई आमने सामने लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए आप याद रखिएगा कि यहाँ पे त्रिज्या कितना आ गया अर्धगोला का 7 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 7। आपको याद रखना है कि अर्धगोला का जितना त्रिज्या होता है ना उतना ही उसका क्या होता है ऊंचाई, क्या होता है ऊंचाई, याद रखिए, ठीक है। अर्धगोला का जितना त्रिज्या होता है उतना ही ऊंचाई होता है। तो यहाँ देखिए अर्धगोला का त्रिज्या कितना है, कितना निकला अर्धगोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी अर्धगोला का ऊंचाई कितना होगा 7 सेंटीमीटर, कितना होगा समझ आ रहा है। जितना त्रिज्या होता है अर्धगोला का उतना ही क्या होता है ऊंचाई भी उतना ही होता है, बात समझ आ रहा है। तो देखिए कुल ऊंचाई कितना है 13, क्या है 13, और 13 में 7 घटा देंगे यानी कि इस अर्धगोला का ऊंचाई घटा देंगे तो क्या बचेगा 13 में अगर घटा देंगे 7 तो क्या बचेगा 6। तो मतलब अर्धगोला का जो ऊंचाई है उस ऊंचाई को घटा देंगे तो क्या बचेगा बेलन का ऊंचाई बचेगा, क्या बचेगा बेलन का। बात समझा कि समझा, समझ गया ना, ठीक है ना। तो अर्धगोला को हटा देंगे तो क्या होगा बेलन का ऊंचाई बचेगा, बेलन का ऊंचाई कितना बचा 6 सेंटीमीटर, तो वही वाला लिख देते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई पर आप क्या करेंगे कुल ऊंचाई में क्या घटाएंगे, कुल ऊंचाई कितना है 13 ना, तो 13 में क्या घटाएंगे 7, जो अर्धगोला का जो ऊंचाई है 7 उसको घटा देते हैं, अर्धगोला का ऊंचाई यहाँ पे दिखा देते हैं कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर घटा देंगे क्या बचा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोला का ऊंचाई घटा दिए, कुल ऊंचाई में अर्धगोला का ऊंचाई घटा दिए तो क्या बचा ये बेलन का ऊंचाई जो है वो बच गया कितना 6 सेंटीमीटर, समझ आ रहा है। तो चलिए बेलन का ऊंचाई की जगह क्या लेंगे 6 सेंटीमीटर, एच की जगह क्या लेंगे 6। चलिए नीचे के साथ ऊपर के साथ क्या हो जाएगा कट जाएगा, और इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा आगे, हाँ 22 दूनी कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, 22 दूनी हो गया 44, और ये दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 7 और 13 हो जाएगा, कितना होगा 13, और 13 और 44 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 13 और 44 गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना होगा 572, कितना होगा 572 हो जाएगा, कितना होगा 572, ठीक है। आप करके देख सकते हैं 13 चौके कितना होता है 13 का 26 13 चौके 52 के 2 हाथ में बचा 5, 13 चौके 52, फिर 5 जोड़ेंगे कितना होगा 57 हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो ये वाला हो गया आंसर, क्या में है ये मीटर में सेंटीमीटर में है ना,
सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो ये हो गया, ये जो बर्तन है इस बर्तन का क्षेत्रफल, ठीक है, आंतरिक क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है? ये आप इतना कीजिएगा तो कितना नंबर मिलेगा आपको? 5 नंबर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे करते हैं बात सवाल नंबर 51। सवाल नंबर 51 आसान है, ठीक है, जो कि प्रश्नावली कितना से है? प्रश्नावली 13.2 तरफ से है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 51, ये रहा सवाल नंबर 51। थोड़ा धुंधला दिख रहा है लेकिन इससे काम चल जाएगा, ठीक है। चले चले बात को सुनिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए अच्छे से, हाँ ये रहा, देखिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से। 51 सवाल है, पानी पीने वाला एक गिलास, क्या लिखा है? पानी पीने वाला एक गिलास जिसका ऊंचाई कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर दिया है ऊंचाई वाले एक शंकु, ध्यान दीजिएगा, शंकु के छिन्नक, क्या बोला है? शंकु के छिन्नक के आकार का है। गिलास कैसे है? शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार, ठीक है। तो बात सुनिए, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये जो गिलास है इसमें ऊपर में एक वृत्त है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और नीचे में एक वृत्त है, हाँ कि नहीं? चलिए तो ध्यान दीजिएगा, तो व्यास दिया है, ऊपर का जो व्यास दिया है वो कितना दिया है? ऊपर का व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। और नीचे का जो गोला है उसका व्यास कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब क्या? चौड़ाई। व्यास का मतलब क्या? चौड़ाई। तो ऊपर का चौड़ाई कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। और नीचे का चौड़ाई कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। बात समझ आ रहा है? तो क्या करना है? इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो गिलास का धारिता कैसे निकालेंगे? आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। शंकु का छिन्नक यहाँ क्या बोला है? शंकु के छिन्नक का आकार का है। किसका आकार का है? शंकु के छिन्नक का आकार का है। अब शंकु का छिन्नक का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शंकु का छिन्नक का आकार, ठीक है। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं, पहली बात जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, हाल लिखेंगे पहले, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे गिलास का ऊंचाई क्या दिया है जी? गिलास का ऊंचाई कितना दिया है? गिलास का ऊंचाई को h मान लेते हैं। h बराबर कितना दिया है? h बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। और ऊपर वाला जो आपका दिया है, देखिए ऊपर वाला वृत्त का बड़ा वृत्त, ठीक है, बड़ी, ध्यान दीजिएगा, बड़ी वृत्त का व्यास, बड़ी वृत्त का लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी वृत्त का व्यास, बड़ी वृत्त का जो व्यास दिया है उसको हम किससे दिखाएंगे? उसको हम बड़ा वाला डी से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? बड़ा वाला डी से। तो कितना है बड़ा वाला डी? 4। तो आप त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? भाग देना पड़ता है 2 से। व्यास को 2 से भाग करने से क्या निकलता है? त्रिज्या। तो बड़ा वाला जो वृत्त है, बड़ा वाला वृत्त को किससे दिखाया है? डी से। तो इसका त्रिज्या किससे दिखाएंगे? बड़ा वाला आर से। किससे दिखाएंगे? बड़ा वाला आर। तो आर बराबर क्या होता है? डी बटा 2, यानी कि जो व्यास दिया रहता है उसको 2 से भाग करते हैं, क्या निकलता है? त्रिज्या। तो व्यास को कितना से भाग करेंगे? 2 से। चलिए करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूने 4। तो यानी कि कितना आ गया? बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या, बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा।
हाँ, और छोटी वृत्त का छोटी वृत्त की छोटी वृत्त का लिख देते हैं, ठीक है, छोटी वृत्त का त्रिज्या, सॉरी त्रिज्या ने क्या दिया है, व्यास ना, छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का जो व्यास है उसको किससे दिखाएंगे, छोटा वाला डी से, किससे दिखाएंगे, छोटा वाला डी से, ध्यान दीजिएगा। और कितना दिया है जी, छोटा वाला का 2 सेंटीमीटर, जो भी व्यास दिया है उसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो क्या निकल जाएगा, त्रिज्या। तो देखो छोटा वाला वृत्त का, छोटा वाला वृत्त का व्यास कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, तो इसका छोटा वाला वृत्त का जो त्रिज्या है उसको किससे दिखाएंगे, छोटा वाला आर से, तो 2 को तो किससे भाग करेंगे, 2 से, तो क्या निकल जाएगा हम लोग का त्रिज्या, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो आंसर कितना आ गया हम लोग का, 1 आ गया त्रिज्या सेंटीमीटर। आप चलिए आप क्या करेंगे, शंकु का छिन्नक निकालने वाला है, क्या निकालने वाला है जी, शंकु का छिन्नक। तो शंकु का छिन्नक का फॉर्मूला आप देख लीजिए यहां से, शंकु का छिन्नक बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, शंकु का छिन्नक का फॉर्मूला, ठीक है, ये रहा शंकु का छिन्नक का फॉर्मूला, इसी को हम लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ पे शंकु का फॉर्मूला लिख रहे हैं, शंकु का छिन्नक शंकु के छिन्नक बराबर क्या होता है, शंकु के छिन्नक को किससे दिखाते हैं, भी से, किससे दिखाते हैं, भी, ठीक है, शंकु के छिन्नक बराबर क्या होता है, 1/3 पाई h और r1, देखिए r1 लिखा है, मतलब बात सुनने ध्यान दीजिएगा, यहाँ r1 r2 लिखा है ना, तो हम लोग इसमें लिखेंगे छोटा r और बड़ा r लिखे हैं ना, तो हम पहले लिखेंगे बड़ा r का, देखिए पहला वाला r का स्क्वायर, तो बड़ा वाला r का स्क्वायर प्लस तो प्लस, उसके बाद r2 मतलब यहाँ पे बड़ा r छोटा r माने हैं हम लोग, ठीक है, वहां पे क्या माना है, r1 और r2 माना है, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो आपको देख लीजिएगा, यहाँ पे जो बड़ा वाला r है ना वो कौन है, r1 की जगह लिखेंगे, और छोटा वाला r को किसकी जगह लिखेंगे, r2 की जगह पे, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये जो r1 की जगह क्या ले लीजिए, बड़ा वाला r, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, और r2 है, r2 की जगह किसको लिखेंगे, r2 की जगह पे छोटा वाला r, ऊपर में स्क्वायर है तो ऊपर में स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, फिर r1 गुना r2 मतलब r1 और r2 को गुना करना है, r1 की जगह कौन है, r, बड़ा वाला r, और छोटा वाला r2 की जगह कौन है, r2 की जगह पे छोटा वाला r, तो दोनों r1 और r2 दोनों क्या कर देना है लास्ट में, गुना, इसके बीच में पूछने में मतलब क्या है, गुना, तो r1 और r2 को लास्ट में क्या करना है, गुना, समझना है। तो ये रहा फॉर्मूला, और इसके बाद अभी इसमें क्या करते हैं, मान को लिखते हैं, ठीक है, ये होता है शंकु का छिन्नक का फॉर्मूला, ठीक है, आपको इसको याद करके रखना है, ठीक है ना। तो छोटा वाला त्रिज्या, बड़ा वाला त्रिज्या, इस तरह से लिख के और लास्ट में दोनों त्रिज्या को क्या कर देना है, गुना कर देना है, दोनों त्रिज्या मतलब छोटा वाला त्रिज्या और बड़ा वाला त्रिज्या दोनों को गुना कर देना है, समझ रहा है। 1/3 तो 1/3 पाई की जगह कितना लिखेंगे, 22/7, h की जगह कितना लिखेंगे, ऊंचाई कितना दिया है, 14, बड़ा वाला r कितना दिया है, मतलब बड़ा वाला r कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं, तो बड़ा वाला r का स्क्वायर है तो बड़ा वाला r का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, छोटा वाला r कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस, देखिए बड़ा वाला r कितना है, 2, बीच में क्या है, गुना, छोटा वाला r 1, समझ रहा बात को। चलिए ध्यान दीजिएगा, कटेगा यहाँ पे 7 एकम 7, 7 दूने 14, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हाँ देखिए 22 एकम 22, नीचे में 3 एकम, देखिए 3 और 1 को गुना कर दे रहे हैं, 3 एकम 3, और गुना है तो गुना, यहाँ क्या बचा 2, और 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 कितना होता है 4, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 कितना हो गया 1, प्लस है तो प्लस, 2 एकम 2, ठीक है। चलिए जोड़िएगा तो कितना मिलेगा
जोड़िएगा तो मिलेगा, देखिए ये दोनों 22 और 2 गुना करेंगे कितना होगा, 22 और 2 गुना करने से 44, 2 दूने 4, 2 दूने 4, नीचे में 3 है तो 3 गुना ये दोनों गुनेंगे कितना होगा 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, तो 7 हो गया। और ऊपर को ऊपर के साथ गुना करेंगे, 44 और 7 गुना करेंगे कितना होगा, 7 चौके 28, 28 के 7 चौके 28 के 8 और 7 चौके 28, 28 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 28 में जोड़ेंगे 30, नीचे में 3 है तो 3। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, शंकु का छिन्नक जब निकालते हैं तो सेंटीमीटर अगर है तो सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, क्यूब, क्या आ जाएगा, क्यूब। याद रखिए हाँ, कभी भी छिन्नक निकालना है तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, क्यूब। ये वाला हो गया आंसर। अब इसको इससे क्या मिलेगा आपको, मिलेगा देखिए आ गया ना इतना, देखिए इतना आया ना, अब इतना छोड़ेगा तो भी चलेगा, और इसको अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलता है वो भी हम बता देते हैं आपको, ठीक है। ये वाला अगर रूप निकालना चाहते हैं तो ये भी निकाल के बता देते हैं। चलिए इतना छोड़ेंगे तो भी आंसर आपका सही है, ठीक है ना। चलिए वो वाला अगर निकालना चाहते हैं, आपको अगर निकालने का मन होगा तो वो वाला भी निकाल दीजिएगा, समय रहेगा तो। अगर समय नहीं रहेगा तो आप यहाँ तक भी छोड़ के आने से काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर तो निकल चुका है। आप इसको भाग करके इस प्रकार से वैसे निकालते हैं, जो आंसर दिया है उस प्रकार से कैसे निकालते हैं उसको देखिए, आपको नाम दिखा रहे हैं। सुनिए, जो ऊपर में है ना उसको कहाँ लिखेंगे, घर के अंदर, जो नीचे में है उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे में उस घर के बाहर। तो देखिए 3 दहिया कितना होता है, 3 दहिया 30 और 8 उधर गया, 3 का बड़ा में 3 दूने 6, कितना बचा, 2 बचा। अब 3 का बड़ा से ये वाला आएगा क्या, नहीं जाएगा। तो आप कैसे लिखते हैं पूर्णांक में, आप उसको हम बता देते हैं। देखिए पूर्णांक में कैसे लिखते हैं, देखिए जो यहाँ पे नीचे में है ना, बात सुनिए, जो यहाँ नीचे में है उसको ही हम क्या करते हैं, नीचे में लिखते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे शेषफल में जो बचा नीचे में, जो शेषफल में बच गया ना उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर में। जो शेषफल में बचा है ना उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर में। याद रखिएगा, जो यहाँ नीचे है उसको पहले नीचे लिख लो, ठीक है। और जो शेषफल में है ना, जो शेषफल में है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर। और जो यहाँ पे भागफल में आया है उसको आगे की तरफ कहाँ लिखते हैं, आगे की तरफ। और यहाँ लिख दो सेंटीमीटर क्यूब, आंसर। बात समझ में आया। चलिए ये हो गया आंसर। आप इतना कीजिएगा तो काम खत्म। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर सवाल नंबर 52। सवाल नंबर 52 आखिरी का क्वेश्चन है, उसको फिर आगे देखते हैं। चलिए हम इसमें क्या निकालना सीखेंगे, बहुलक, जो कि बहुलक बहुत ही इजी है। 5 नंबर में आप आएगा तो 5 नंबर 5 के 5 नंबर ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो बहुलक बहुत ही आसान है। देखिए कैसे निकालेंगे बहुलक। ये रहा बहुलक का, हाँ ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन। तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक। आप अच्छा से देखिए, बहुलक निकालने सीख जाइएगा, ठीक है। बहुलक 5 नंबर के लिए आएगा तो आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान सुनिए, यहाँ पे देखिए बहुलक किसको बोलते हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ हम बहुलक निकालने के लिए हम सबसे मेन चीज किसको बोलते हैं, बराबरता। कौन होता है मेन चीज, बराबरता। तो बराबरता में क्या करना है, देखना है कि सबसे अधिक बार सबसे अधिक कौन है। सबसे अधिक कौन है, देखिए सबसे अधिक कौन है, आपका सबसे अधिक है 61, ठीक है। 61 सबसे अधिक है। तो जो सबसे अधिक होता है उसको मानते हैं कितना, उसको मानते हैं F1। क्या मानते हैं, F1, ठीक है। और F1 से ठीक पीछे को क्या बोलते हैं, F1 से ठीक पीछे को क्या बोलते हैं, F0।
और F1 से ठीक आगे क्या बोलते हैं, F2। समझ में आया कि नहीं आया? F1 किसको मानते हो, समझ में आ गया? जो बराबरता में सबसे अधिक होता है उसको बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं, F1। समझ में आ रहा है? और F1 के ठीक पीछे को क्या मानते हैं, F0। और F1 के ठीक आगे क्या मानते हैं, F1। बात समझ में आ रहा है? और आगे देखिए F1 जो होता है ना, F1 जो होता है उसका जो वर्गंतराल होता है, ये क्या है, ये लाइन वर्गंतराल है। क्या है जी, वर्गंतराल है। दिख रहा है ना, वर्गंतराल है। तो जो F1 होता है, F1 का जो वर्गंतराल होता है वही होता है बहुलक का वर्गंतराल। क्या होता है, हल दिया है, क्या लिखेंगे, बहुलक का वर्गंतराल, बहुलक का वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, बहुलक का वर्ग अंतराल कितना दिया है, 60 से लेकर कितना तक, 60 से लेकर 80 तक। ये क्या है, एक वर्ग अंतराल है। अब याद रखिएगा यहाँ पे एल का मान निकालना पड़ता है। किसका मान निकालना पड़ता है, एल। तो एल कौन होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो भी वर्ग अंतराल लेंगे वो कौन होगा, F1। कौन होता है, F1। और F1 किसको मानते हैं, जो सबसे अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं, F1। किसमें अधिक होता है, बराबरता में सबसे अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं, F1। तो F1 ध्यान दीजिएगा, F1 के सीधा में जो F1 का जो क्या रहेगा, वर्ग अंतराल, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बहुलक का वर्ग अंतराल। ठीक है। और L किसको बोलते हैं, देखिए जो वर्ग अंतराल लिए रहेंगे ना उसका पहला जो मान रहेगा, वो कौन होता है, L। तो पहला मान कौन है, 60। तो 60 कौन हो जाएगा, L। इसको याद रखिए, ठीक है, इसको याद रखिए। जो भी F1 होगा उसका वर्ग अंतराल को लेना है, और उसके बाद जो पहला में जो मान रहेगा उसको क्या बोलते हैं, L। आप निकालेंगे H, क्या निकालना पड़ता है, H। H कैसे निकलता है, H निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल है ना उसमें क्या करना है, बड़ा वाला संख्या को आगे लिखना है, छोटा वाला संख्या कहां लिखना है, पीछे। और दोनों को घटा देना है। घटाने के बाद कितना आएगा, 20। कितना आएगा, 20। 80 में 60 घटाएंगे तो 20 आएगा रे। तो इस प्रकार से जो भी वर्ग अंतराल में रहेगा उसको आपस में घटा देना है, तो क्या निकल जाएगा, H। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे F0 कितना है, F0 हम लोग का है 52, और F1 कितना है 61, और F2 कितना है, F2 है 38। और क्या निकालेंगे, अब हो गया बस। अब बहुलक का फॉर्मूला यहां से लेके आते हैं। ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो बहुलक का फॉर्मूला इसको याद रखिए बढ़िया से। ठीक है, ये रहा बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लकीर करते हैं एक बीच में। ये रहा लकीर, ध्यान दीजिएगा, ये बहुलक का फॉर्मूला को नीचे लिख देना, सही रहेगा यहाँ। ठीक है, ये रहा। चलिए ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिएगा। चलिए बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए पहले क्या लिखना पड़ेगा, L। क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले L लिखना पड़ेगा ना। तो L की जगह क्या लिखना पड़ेगा, L की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 60। क्या लिखना पड़ेगा, 60। बहुलक का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस L है। ठीक है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, और फिर नीचे में क्या, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। ठीक है। तो चलिए L है पहले, L का मान कितना लिखेंगे, 60। L का मान कितना है जी, 60। किसको L बोलना है, वो पता चल गया ना। चलिए फिर भी यहाँ पे क्या है, प्लस लिखेंगे ब्रैकेट। F1 का मान कितना है, F1 का मान है 61। तो F1 की जगह लिखेंगे 61, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, फिर F0 है, F0 का मान कितना है 52, तो क्या लिखेंगे 52। ठीक है, आगे सुनिए, ध्यान दीजिएगा, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए ताकि सही रहेगा। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा, बटा उसका तो नीचे में क्या है, 2F1। तो 2 है तो 2 पहले लिखेंगे, गुना F1 है, क्या है F1 का मान कितना है जी 61,
तो लिखेंगे F1 हो जाएगा 61, बीच में क्या है माइनस, बीच में माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस, फिर क्या लिखना पड़ेगा F0, F0 क्या, F0 की जगह क्या लिखेंगे, F0 की जगह पे 52, F0 की जगह पे 52 लिख दीजिए। फिर F0 को मान लिखने के बाद आगे में क्या है माइनस, तो लिख देंगे माइनस, फिर क्या लिखना पड़ेगा F2 का मान कितना है, F2 का मान है 38, तो 38 लिख देना पड़ेगा और फिर ब्रैकेट बंद, फिर बाहर क्या लिखना पड़ेगा गुना, और फिर क्या लिखना पड़ेगा H का मान कितना है जी 20 निकला है तो 20 लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 60 प्लस, देखिए 61 से अगर घटाएंगे 52 तो कितना बचेगा, 61 से 52 घटाएंगे कितना बचेगा, चलिए 61 माइनस 52, ठीक है, तो कितना बचेगा 9 बचेगा लगता है, इधर से एक आएगा तो कितना बन गया 11 में 2 घटाएंगे कितना बचा 9, तो यहाँ पे कितना बन गया ऊपर में 9, और 61 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 2 एकम 2, 6 दूने 12, कितना हो गया इतना हो गया। चलिए आप देखिए ध्यान दीजिएगा, जो माइनस माइनस में रहता है उसको क्या करते हैं जोड़ते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं, दोनों ही माइनस में है तो दोनों क्या करेंगे जोड़ेंगे, समझ रहा है, जो माइनस माइनस में रहता है उसको क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो माइनस 52 माइनस 38 दोनों क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही माइनस में है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 और 8 कितना हो गया 10, 10 के 0, हाथ में कितना बचा 1, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 8, 8 में जोड़ेंगे कितना हो गया 9, कितना हो गया, देखिए दोनों ही माइनस में है इसलिए क्या लिख रहे हैं माइनस 90, क्या लिखेंगे माइनस 90, बस समझ रहा है। चलिए माइनस 90 हो गया, गुना में 20 है तो गुना में 20, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिएगा। चलिए हाँ ध्यान सुनिएगा अच्छे से देखिएगा, 122 में से 90 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा 2, और 2 में 9 घटेगा नहीं घटेगा तो इधर का आएगा तो कितना बन गया 12, 12 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 3, यानी कितना बच गया यहाँ पे 32, ऊपर में 60 बचा प्लस ऊपर में 9 और यहाँ पे क्या बच गया 32, और गुना में क्या बचा है गुना में 20, यहाँ काटेंगे थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा, काटेंगे किससे 2 का पारस 4 का पारस करेगा, किसका पारस करेगा 4 का, 4 पारस करेगा, देखिए ऊपर में गुना में है नीचे में क्या में भागा में है, आप ब्रैकेट हटाना चाहें तो ब्रैकेट हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हटा देते हैं ब्रैकेट को, चलिए ब्रैकेट हटा दिए, ये गुना है तो गुना, ठीक है, चलिए ठीक है, तो आप देखिए गुना में है तो ये दोनों कट सकता है, ठीक है, तो काटेंगे 4 का पारस से, तो 4 का पारस काटते हैं 4 का पारस 4 8 32 और 4 5 20, कितना हो गया ऊपर में 5, नीचे में आ गया 8, ध्यान दीजिएगा। चलिए करते हैं आगे काम, चलो सुनिए, तो क्या बचा है 60 बचा है प्लस, देखिए 9 और 5 को गुना करेंगे कितना होगा 9 और 5 को 9 बचे 45, और नीचे में क्या बचा है जी 8, ठीक है। चलिए तो इसके बाद देखते हैं, हाँ इसके बाद आगे देखते हैं, नीचे का जो है उसका कहाँ गुना करना पड़ता है, अच्छा चलिए इसी को भाग कर देते हैं, सही रहेगा, ठीक है, ये दोनों को ही भाग कर देते हैं, सही रहेगा, चलिए कर देते हैं। हाँ जो ऊपर में है उसका लिखेंगे घर के अंदर, जो नीचे में है उसका लिखेंगे घर के बाहर में, भाग करते हैं 8 का बड़ा 45 कितना बार आता है, 8 के बड़ा 45 तो नहीं आता है, लेकिन 45 से पहले कौन आता है 8 पे से 40, 5 बार में कितना आता है 40, 5 बार में 40, कितना बचा 5 बचा, दशमलव लगा देंगे क्या आ जाएगा 0, तो 8 के बड़ा में 50 से पहले कौन आता है 8 चौके 8 पे से 40, 8 छक 48, यहाँ कितना बचा 2 बचा, 50 में 48 घटाएंगे कितना बचा 2 बचा, दशमलव यहाँ लगा दिए है ना, तो यहाँ अपने से क्या लगा सकते हैं 0, तो 8 का बड़ा 8 दूने 16, 8 दूने 16, तो कितना बचा 4, दशमलव लगाए तो अपने से क्या लगा सकते हैं 0, तो फिर 8 बचे 40, फाइनली आंसर कितना आ गया होगा यहाँ पे 60 जोड़
कितना आ गया 6 नहीं 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 5.625, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, आप देखिए किसके साथ किसको जोड़ेंगे वो चीज याद रखिए। इस 60 है क्या, 60 है क्या, नहीं ना। अब देखिए 5 है, देखिए दशमलव आगे देखिए 60 जो है ना, 60 जो देख रहे हैं 60 जो है ना, 60 के आगे पीछे कहीं दशमलव नहीं है, मतलब दशमलव से आगे में है। कहां पे 60 दशमलव आगे में, और दशमलव आगे में कौन है यहाँ पे 5, कौन है 5। तो जोड़ने समय क्या करना है, दशमलव आगे वाला को दशमलव के आगे वाला के साथ जोड़ना है। दशमलव आगे कौन है 60, तो 60 में 5 जोड़ने कितना होगा 65। आप ऐसे लिख दीजिए 60 5.625, दशमलव आगे में 60 है तो किसके साथ जुड़ेगा, दशमलव आगे वाला के साथ। आगे में कौन है 5, 60 में 5 जोड़ने कितना होगा 65। दशमलव है तो दशमलव, ऊपर में तो कोई नहीं है, 6 है तो 6, 2 है तो 2, 5 है तो 5, कितना आ गया फाइनली आंसर 65.625। ये हो गया आंसर। इतना कीजिएगा आपको मिल जाएगा कितना नंबर 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बस फाइनली खत्म हो गया। तो बाकी बात इतना देखिए और बढ़िया से समझिए और लिख लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है।